हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी मार्केट में हैं। आप देखते हैं पीआरपी, ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट, बायोटिन पीआरपी, ग्रोथ फैक्टर पीआरपी, ये सब क्या है, किस में ये कराना चाहिए, कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन सी ज़्यादा बेनिफिशियल है। आज हमारा ये डिस्कशन करना है। हेलो फ्रेंड्स, तो आई एम डॉक्टर संतपाल सांगवान, dermatologist, cosmetologist and hair transplant surgeon at Dermaglow Skin Clinic and Hair Free and Hair Grow Gurugram branch। तो आज मैं डिस्कस करना चाहूँगा पीआरपी क्या है, पीआरपी किस में करना चाहिए, पीआरपी, बायोटिन पीआरपी, ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट, ये इस पीआरपी से कैसे अलग हैं, इससे हम क्या ज़्यादा बेनिफिट हैं इसके, किस में पीआरपी करने का कोई खास बेनिफिट नहीं मिलता, ये सब आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पीआरपी मतलब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, इसको हम पीआरपी कहते हैं। ये बेसिकली हमारे ब्लड से ही डेराइव्ड होता है। तो इसे प्रिपेयर कैसे करते हैं? सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन, हम आपका 15 to 16 ml ब्लड लेते हैं। ब्लड लेने के बाद उसे सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और उसमें से बाकी सेल्स को हटा के सिर्फ प्लेटलेट और प्लाज्मा को सेपरेट कर दिया जाता है और फिर उसे निकाल के आपके स्कैल्प में इंजेक्ट कर दिया जाता है। बेसिकली ये पीआरपी है। इसमें क्या रहता है कि जब भी हम प्लेटलेट और इसको करते हैं तो बहुत से ग्रोथ फैक्टर होते हैं जिससे आपके बालों की थिकनेस इंक्रीज हो जाती है। जो बाल थोड़ा सा कम ग्रो कर रहे थे वो ग्रो होना स्टार्ट कर देते हैं। और तीसरा, इससे हेयर लॉस बंद भी हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। तो ये 3 बेसिक बेनिफिट हैं जो हमें पीआरपी में हेल्प करते हैं। अब पीआरपी बनाने की भी मैंने चीज़ें बता दी गई कि पीआरपी किस तरह से बनेगा। पीआरपी इसके बाद हम इंजेक्ट करते हैं तो ये सब ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उसमें। बेसिकली ब्लड डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेटिंग ग्रोथ फैक्टर, ये सब ग्रोथ फैक्टर क्या करते हैं कि आपके स्कैल्प में जो बाल अभी ग्रो नहीं कर रहे थे, थोड़ा सा स्प्रेस हो गए थे, वो वापस ग्रो करने लगते हैं, उनकी थिकनेस इंक्रीज होने लगती है और जो भी हेयर फॉल के कोजेस होते हैं वो धीरे धीरे वहाँ पे एक्टिविटी बालों की बढ़ जाती है और वो हेयर लॉस कम होता चला जाता है। तो इसके अलावा अब सेकंड चीज़ें, ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट क्या है? ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट क्या है कि जो भी ग्रोथ फैक्टर हम जैसे पीआरपी में भी करते हैं उसका थोड़ा सा और अच्छा एक एक्टिव रूप है। पीआरपी के जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं ये और ज़्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में ऑलरेडी जिस ट्यूब में हम सैंपल लेते हैं वहाँ पे मिले होते हैं। तो इन्हें हाफ एन आवर तक हमें एक बार वैसे ही 15 से 16 ml आपका ब्लड निकालना होता है, फिर उसे कंसंट्रेट करना होता है और ऑलरेडी जो कंसंट्रेटेड ग्रोथ फैक्टर है वो उसमें एडिशन ऐड हो जाता है। इस सब के बाद उसके रिजल्ट्स जो पीआरपी से आ रहे थे और ज़्यादा इफेक्टिवली वो सब चीज़ें आती हैं। हेयर फॉल का रुकना, बालों की थिकनेस इंक्रीज होना और आपकी जो नॉर्मल बालों से ज़्यादा हेयर ग्रो करना। तो ये कैसे बनाते हैं? फिर से मैं इसके भी मैकेनिज्म बताना चाहूँगा कि इसको हम सबसे पहले लेते हैं आपका 15 to 16 ml ब्लड। ऑलरेडी एक ट्यूब होती है जिसमें ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट पहले से होता है। तो हम इसे कुछ समय के लिए, आधे घंटे के लिए इसको रखते हैं और बार बार इसे ऊपर नीचे रोटेट करके उसको अच्छे से मिक्स करते हैं और इसको एक्टिव करते हैं। फिर वापस इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। कुछ एक मिनिमम 3400 की स्पीड से हम इसको 10 मिनट के लिए करते हैं। उसके बाद एक्टिवेट करने के बाद ये जो कंसंट्रेट बनता है वापस आपके स्कैल्प में इंजेक्ट कर देते हैं। पीआरपी के क्या बेनिफिट हैं या ग्रोथ फैक्टर कैसे पीआरपी से ज़्यादा बेनिफिशियल है? जैसा कि मैंने पहले बताया कि पीआरपी के जो फैक्टर्स हैं वो तो इसमें हैं ही, साथ में इसके अपने आप के फैक्टर्स होते हैं। दूसरा, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद या किस केस में ज़्यादा इफेक्टिव है? देखो, हेयर लॉस के जो रेगुलर कोजेस हैं उसमें ज़्यादा इफेक्टिव है। हेयर ट्रांसप्लांट के 6 to 8 मंथ के बाद हम ग्रोथ फैक्टर की तरफ मूव कर सकते हैं या लें तो थोड़ा बहुत बेनिफिट ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बाद में ये ज़्यादा बेनिफिशियल है किसी भी फेज़ में। फिर इसको हम कुछ टाइम के लिए रख भी सकते हैं। पीआरपी को जनरली हमें जब भी बन जाता है बहुत जल्दी, पहले आधे घंटे के अंदर ही तुरंत लगाना होता है, लेकिन इसको कुछ समय के लिए हम बाद में भी लगा सकते हैं। ये किसका बेनिफिट है? इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही हम स्टोर कर सकते हैं। बहुत स्पेसिफिक हाई टेम्परेचर या मल्टीपल टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं चाहिए। वही 14 to 16 ml ब्लड काफ़ी है। ये सब चीज़ें इसके लिए काफ़ी है। तो अब तीसरी चीज़ हम आएंगे बायोटिन पीआरपी पे। बायोटिन पीआरपी में जैसे ग्रोथ फैक्टर था ऐसे ही बायोटिन अलग से आपके ट्यूब के अंदर होता है और साथ में हम अपना पीआरपी भी उसमें मिक्स कर देते हैं। सबसे इफेक्टिव देखा जाए तो ग्रोथ फैक्टर पीआरपी, फिर बायोटिन पीआरपी, फिर नॉर्मल पीआरपी।
जो अभी तक मैं अपने पेशेंट में देखता हूँ। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि ये कितनी फ्रीक्वेंसी में हमें यूज़ करना चाहिए, कितने उसमें हमें यूज़ करना चाहिए और क्यों ऐसा है। हमें जनरली 1-1 महीने के बाद ये ग्रोथ फैक्टर या जो भी पीआरपी है हमें 1-1 महीने के अंतर में करनी चाहिए। जनरली एक साइकिल जिसके 3 महीने होते हैं तो हमें ज़्यादातर 3 से 5 पीआरपी काफ़ी होती हैं, क्योंकि 1 से 2 साइकिल जो हेयर साइकिल होती हैं इतने में ही पूरी हो जाती हैं, तो उसके लिए इफ़ेक्टिव है। तो किन किन पेशेंट में जिनमें हेयर लॉस हो रहा है, जिनमें हेयर थिनिंग हो रही है, ग्रेड 1 एंड 2 एंड 3 टाइप के जो हेयर लॉस होते हैं, इसके अलावा जो मेडिसिन हम देते हैं यदि वो कम इफेक्टिव हो गई हैं लॉन्ग टर्म में, तो हम पीआरपी एडजुवेंट और उनका इफेक्ट बढ़ाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी ओर से सब समझाने की कोशिश की है कि ग्रोथ फैक्टर क्या है, इसके क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, नॉर्मल पीआरपी से कैसा डिफरेंस है, और फिर भी आपका कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे इस पर कमेंट कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स मैं आपको अगले वीडियो में भी डिस्कस कर सकता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल। थैंक यू।